बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed the exercise of chapter number 12. Now, in this last lecture, we will complete the numerical problems. So, let's first start with the numerical 12.1 on page number 66. रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि इस सारे चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें दो फार्मूलाज, एक ही फार्मूला यूज होगा दो डिफरेंट केसेस में। एक 1/f = 1/p + 1/q मिरर्स के केस में, और एक 1/f = 1/p + 1/q लेंसेज के केस में। सो यही फार्मूला यूज करना है। जो ध्यान रखने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि एक स्टेटमेंट में कौन सा मिरर या कौन सा लेंस गिवन है, उसके मुताबिक आपने एफ, पी और क्यू के साइन कन्वेंशंस को डिसाइड करना है। अगर तो आपने इनमें गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको स्टेप्स के भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट ही गलत लिया, आपने स्टेटमेंट को पढ़ा ही नहीं सही तरह कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस। सो स्टेटमेंट को इन न्यूमेरिकल्स में बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सो 12.1 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले आपने ये देख लेना मिरर कौन सा है। मिरर है कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस की मैंने आपको बताया था नेचर सेम होती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास बनाता है कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज हमारे पास बनाता है? वर्चुअल इमेज, ठीक है। उसने बताया ऑब्जेक्ट एक है जो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। आपको पता है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम शो करते हैं P से। So P will be 10 centimeters, ठीक है। Next, forms an image 5 centimeter behind the mirror। अब आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। It forms an image behind the mirror, a virtual image, not a real image, a virtual image is formed by convex mirror। सो अगर तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, उसने क्यू 5 सेंटीमीटर या इमेज का डिस्टेंस जिसे हम स्मॉल क्यू से शो करते हैं वो 5 सेंटीमीटर दिया। उसने 5 सेंटीमीटर के बाद आगे लिख दिया बिहाइंड द मिरर। दोबारा से पढ़े बिहाइंड द मिरर, इसका मतलब ये क्यू नेगेटिव होगा। मैंने आपको बताया था जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो क्यू क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज बनता है। और वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव भी बनाता है एक स्पेशल केस में, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। सो क्यू विल बी नेगेटिव 5 सेंटीमीटर। व्हाई? बिकॉज वर्चुअल इमेज द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। सो यहां पर अब ये देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने -5 नहीं बताया स्टेटमेंट पे, आपने खुद लेना है। अगर आप 5 से कैलकुलेशन कर देंगे आपका आंसर गलत होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने पहले भी कहा है स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है और बिहाइंड द मिरर बन रहा है इमेज। जब लिखा हो इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो क्यू नेगेटिव ही लेनी आप, ठीक है। सो P है 10 सेंटीमीटर, क्यू है -5 सेंटीमीटर। उसने हमसे क्या मांगा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, कि बताओ मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। सो F हमने निकालना है, वही मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/p + 1/q। अब Q क्योंकि नेगेटिव है वो इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस। सो 1/10 - 1/5 एलसीएम लेंगे, या वैसे अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहते हैं वैसे कर लें। इसका एलसीएम आसान है, 10 और 5 का आपको पता है 10 होता है। उसको सॉल्व किया है 1/f क्या आ गया? -1/10। ये आंसर आया 1/f का। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, 1/f का ये आंसर निकाल के खत्म कर देते हैं न्यूमेरिकल। गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। आपने इसका इनवर्स लेना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी, क्योंकि दोनों तरफ 1 है, इजीली से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए। 10 को उधर ले जाए, f को उधर ले जाए। सो f का आंसर क्या होगा? -10 सेंटीमीटर। -10 क्यों आंसर आया? क्योंकि मिरर कौन सा है? मिरर इज कॉन्वेक्स। ये अभी मैं फर्स्ट 2-3 न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा, आगे नहीं करूंगा, ठीक है। आपने खुद इसको सॉल्व करके देखना है कि कौन सा मिरर है। मैं बस जल्दी से बता दूंगा कि ये वैल्यूज है। ये फर्स्ट 2-3 में मैं आपको थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस के लिए बता दूं, ठीक है।
सो फोकल लेंथ नेगेटिव में इसलिए आ रही है क्योंकि मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है। सो ये आपके पास आ गई फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 12.2 पेज नंबर 67, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, 30 सेंटीमीटर टॉल है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट को हम शो करते हैं H सबस्क्रिप्ट O, यानी कि H डालते हैं और उसके नीचे स्मॉल इस तरह से O डाल देते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। लोकेटेड, लोकेटेड का मतलब कहां पर पड़ा हुआ है, उसकी लोकेशन कहां है, 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ये ऑब्जेक्ट जिससे पड़ा हुआ है 30 सेंटीमीटर टॉल है, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट लोकेट, ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताई हुई है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन या ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम शो करते हैं स्मॉल लेटर p से। सो p इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, उसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी उसने बता दी कितनी है 16 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां पर बनेगा, कहां पर बनने का मतलब उसकी लोकेशन क्या होगी, कितने डिस्टेंस पर बनेगा इमेज। सो हमने निकालना है Q, स्मॉल q, जो इमेज डिस्टेंस होता है। हाउ हाई इज इट, कि इमेज कितना हाइट होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट तो उसने बता दी 30, इमेज की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने निकाली। सबसे पहले सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो वही फॉर्मूला 1/f = 1/p + 1/q। अब पिछले में हमने फोकल लेंथ निकालनी थी, यहां हमने क्या निकालना है q, तो p उधर जाके 1/p माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 1/q = 1/f - 1/p। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/16 - 1/10.5 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आंसर आ रहा है -0.03, ठीक है, -0.03 आ रहा है, ये 1/q का आंसर है। सो इसका इनवर्स लेंगे, माइनस कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे -0.03 और वो जो इनवर्स वाला बटन मैंने आपको बताया हुआ है उसको प्रेस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ रहा है -30.54 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अगर अब आप देखें, मैंने पहले किसको सॉल्व किया, 1/16 - 1/10.5, ठीक है। सो ये आंसर आ रहा है -0.0327, ठीक है। इसका इनवर्स जब ले रहा हूं तो आंसर आ रहा है -30.54 सेंटीमीटर, ठीक है। बुक में आपकी एक मिस्टेक है, वहां उसने 30.54 आंसर में लिखा है, 30.54 नहीं आएगा, उसके साथ माइनस साइन आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा केस आ गया कॉनकेव मिरर का जिसमें आपके पास फोकल पॉइंट और पोल के दरमियान ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो फिर कॉनकेव मिरर भी एक वर्चुअल इमेज बना देता, ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में देखा। सो बुक में मिस्टेक है, 30.54 नहीं है, -30. या आप खुद अगर सॉल्व करना चाहें तो खुद भी देख सकते हैं, -30.54 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब आपको याद होगा हमने पिछले एक लेक्चर में पेज नंबर 53 निकाले, हमने मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, पेज नंबर 53 एग्जांपल 12.6। उसमें भी मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है Q/P, कि इमेज का साइज या इमेज का कितना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का एक और भी फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, कि जितना इमेज की हाइट है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है कि कितनी इमेज का साइज है डिवाइडेड बाय, मैग्निफिकेशन यही होती है ना कि इमेज कितना बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से, तो वो बेसिकली रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, मैथ्स में आपने चीज पढ़ी होगी, अगर दो इक्वेशंस हैं, मैथ्स में चीज आपने पढ़ी होगी, अगर इफ यू हैव 2 इक्वेशंस एंड देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल then their right hand sides will also be equal to each other। अगर आप देखें इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है m और m, सो राइट हैंड साइड भी इनकी क्या होगी, इक्वल होगी। ये मैथ्स का रूल है, Q/P इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर हमें इमेज का साइज या इमेज की हाइट निकालनी हो, ऑब्जेक्ट की हाइट हो, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हो, तो हम
चारों में से 3 चीजें हो, एक ना हो, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास फॉर्मूला था जो कि मैंने यहां पर आपको बता दिया है। यही फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर रहे हैं। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने दी हुई है 30 सेंटीमीटर, क्यू हमने निकाल लिया 30.54, पी हमें पता है कितना है 10.5। अब जैसे कि 12.6 एग्जाम्पल 53 पेज पर हमने वो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि इस केस में नेगेटिव साइन शो करे कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। इमेज बेसिकली नेगेटिव में नहीं आ रहा, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये नेगेटिव साइन मैंने आपको पहले भी बताया था, शो करता है वर्चुअल इमेज को कि वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। सो इस केस में हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो इसलिए नेगेटिव साइन को हम यहां पर इग्नोर कर देंगे, जैसा कि उसने पेज नंबर 53 एग्जांपल 12.6 में भी किया। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ गया हाइट ऑफ इमेज का 87.26 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरह आप हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वो पूछ ले तो निकाल सकते। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.3। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कॉन्केव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड। कि कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो इमेज बन रहा है किसमें, कॉन्केव मिरर में। किसमें बन रहा है, कॉन्केव मिरर में, कन्वर्जिंग मिरर में। वो दोनों सेम साइज के हैं, दोनों सेम हाइट के हैं, लेकिन इन्वर्टेड बन रहा है। आपको पता है कॉन्केव मिरर में इमेज इन्वर्टेड बनता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। अब वो कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, और आगे क्या कहता है, when the object is 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस में पड़ा हुआ है, P क्या है 20 सेंटीमीटर, P क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो कितने डिस्टेंस में पड़ा हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब वो निकालने के लिए क्या कह रहा है आपके पास, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ क्या होगी मिरर की। अब अगर आप देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें अगर इस सिचुएशन में देखिए सिर्फ p गिवन है, f भी नहीं गिवन, q भी नहीं गिवन। अब q कैसे निकाला जाए, q हम निकालेंगे इस स्टेटमेंट की जो एक लाइन लिखी हुई है उसमें q का आंसर भी छुपा हुआ है। कैसे देखते हैं, एज बोथ हाइट्स ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम। ठीक है, सो हम हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं ये जो इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई थी, इसमें मैं हाइट ऑफ इमेज की बजाय, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बजाय हाइट ऑफ इमेज को इंसर्ट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों की सेम हाइट है। लेट्स सपोज दोनों की हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो अगर मैं यहां 2 डिवाइडेड बाय 2 पुट करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर विल बी 1। जब दोनों चीजें कट जाती हैं आंसर 1 आ जाता है। सो मुझे अभी नहीं पता हाइट इमेज और ऑब्जेक्ट की कितनी है, उसने ये नहीं बताया उसने, लेकिन ये बता दिया दोनों की हाइट सेम है। तो मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ HI भी लिख सकता हूं, क्योंकि सेम ही बात है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट। सो Q ओवर P किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब अगर मैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व करूं या फिजिकली देखूं तो P वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, Q इज इक्वल टू P, कि इसका मतलब यह है कि जितना P है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है, बिकॉज दोनों की हाइट सेम है। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज पड़ रहा है, या इन अदर वर्ड्स Q इज इक्वल टू P। और P क्या है 20 सेंटीमीटर, तो Q भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, सो अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ वैल्यूज पुट किए हैं, एलसीएम लिया है, आंसर फाइनल आपके पास कितना 1/f का आंसर है 1/10, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ गया f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये आपका 12.3 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 12.4 न्यूमेरिकल आपने खुद से सॉल्व करना है। 12.4 न्यूमेरिकल आपने खुद से सॉल्व करना है। अगर आप देखिए उसमें वो फोकल लेंथ मांग रहा है, find the focal length of a mirror that forms an image 5.66 सेंटीमीटर behind the mirror। अब यहां behind the mirror इमेज बन रहा है फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह, Q क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये चीज नहीं भूलनी, Q क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का जो प्लेस हुआ है एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर।
यानी कि P क्या है 34.4 और Q क्या है -5.66। ठीक है, सो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f 1/34.4, वो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/5.66। ठीक है, सो उसका आप फाइनली इनवर्स लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने अभी कैलकुलेटर पे भी सॉल्व किया है, -6.66 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है इज दिस मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कि मिरर कॉन्वेक्स होगा कॉनकेव, तो आपको पता है कि बिहाइंड द मिरर इमेज किस में बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में बनता है, क्योंकि फाइनल जो फोकल लेंथ का आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स मिरर, जिस तरह हमने 12.1 में देखा। ठीक है, सो इसमें आपके पास P गिवन है, Q भी गिवन है, लेकिन Q आप नेगेटिव में लेंगे, क्यों, क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है। सिंपल फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपने खुद से करना है। और मिरर कौन सा होगा आपके पास, मिरर हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट 12.4। मैंने आपको बता दिया, खुद करना आपने, ये अगर आपने नोट करना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या अगर आपकी स्पीड है तो आप साथ साथ भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल 12.5 की तरफ। 12.5 न्यूमेरिकल में वो क्या कहता है, पहले हम लिख लेते हैं 12.5 न्यूमेरिकल। 12.5 न्यूमेरिकल है जी, एन इमेज ऑफ अ स्टैच्यू appears to be 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज ऑफ अ स्टैच्यू, स्टैच्यू जो वो आपके पास पुतले होते हैं, ठीक है, बिहाइंड अपीयर्स 11.55 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। वही बात जो पिछले न्यूमेरिकल और फर्स्ट न्यूमेरिकल में थी, बिहाइंड द मिरर आ जाए तो Q आपने क्या लेना है, नेगेटिव में लेना, -11.5 सेंटीमीटर। इसके आगे आप लिख भी सकते हैं वर्चुअल इमेज, क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, सो उसके बाद फोकल लेंथ बताई हुई कितनी है, 13.5 सेंटीमीटर। अब टू फाइंड में वो हमसे मांग क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैच्यू टू द मिरर। ठीक है, कि डिस्टेंस बताना है कि स्टैच्यू मिरर से कितने डिस्टेंस पर बढ़ा है। स्टैच्यू एक्ट कर रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट, सो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है या P निकालना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन पे इसके आते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f कितना है 13.5 इज इक्वल टू 1/p, माइनस आ जाएगा क्योंकि Q माइनस में है, -1/11.5। ठीक हो गया, अब आगे इसको सॉल्व कर लें। 1/13.5 ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/11.5 इज इक्वल टू 1/p। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/13.5 प्लस 1/11.5। ठीक है, सो ये आ रहा है 0.161, सॉरी 0.161 इज इक्वल टू 1/p। यह आंसर है 1/p का, p का नहीं है, इसका इनवर्स ले लेंगे। सो आंसर आ गया आपके पास 6.21 सेंटीमीटर। अगेन आपकी बुक में मिस्टेक है, आपकी बुक में जो ये वाली इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस में काफी मिस्टेक्स हैं। यहां पर आंसर दिया हुआ है 77.62 सेंटीमीटर, विच इज रॉन्ग, ये आंसर नहीं है। ठीक है, आपने सॉल्व करके भी आप इसको देख सकते हैं, आंसर 6.2 सेंटीमीटर 6.21 सेंटीमीटर आपके पास आता है, तो ये राइट आंसर है। इसे काट के आप ये वाला आंसर लिख लें। ठीक है, सिंपल वही क्यों बिहाइंड द मिरर था, नेगेटिव लिया, इक्वेशन लिखी और उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल 12.6 की तरफ। उसके लिए हम इसको रेस कर लेते हैं। सो 12.6 की अगर स्टेटमेंट रीड करें, वो कहता है एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, मिरर है कॉनकेव मिरर। ठीक है, सबसे पहले मिरर आपके पास कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, उसने कहा है उसकी फोकल लेंथ है 8.7 सेंटीमीटर, 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। टॉल का मतलब हाइट उसकी,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि पड़ा है उसकी है 13.2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 19.3 सेंटीमीटर मिरर से जहां पर वो पड़ा है। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। लोकेशन का मतलब वही होता है डिस्टेंस या क्यू। सो हमने डिस्टेंस बताना है, उसका और हाइट भी बतानी है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज वो पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। ये क्या है, जब हम अभी सॉल्व करते हैं तो मैं बताता हूं, इसमें आपने एक और हाइट भी निकालनी है, उसको HI डैश से रिप्रेजेंट कर दो, वो भी बताता हूं क्या कह रहा है। सबसे पहले आप क्या करें, उसी तरह आप लेंस इक्वेशन यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें आगे, आपके पास इधर आ जाएगा, आपने क्या निकालना है q, तो 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q, ठीक है। f क्या है आपके पास 8.7, 1/8.7 माइनस p क्या है 19.3 इज इक्वल टू 1/q, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/8.7 माइनस 1/19.3, सो 0.063 इज इक्वल टू 1/q। ये 1/q का आंसर आया, इसका इनवर्स लेंगे 15.84, आंसर क्या आ गया आपका फाइनल 15.84 सेंटीमीटर। ये किसका आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया आपका Q का। नेक्स्ट अब हमने निकाल लिया हाइट ऑफ इमेज, वही फॉर्मूला जो पहले बताया, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q ओवर P। वैल्यूज पुट करें, Q कितना है 15.84, P कितना है 19.3 और हाइट इमेज की कितनी है 13, ऑब्जेक्ट की 13.2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, सो 15.84 डिवाइडेड बाय 19.3 मल्टीप्लाई बाय 13.2, 10.83। इमेज की हाइट कितनी है 10.83, इसका मतलब इमेज स्मॉलर बन रहा है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 13.2। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है, अगर उसको दोबारा पढ़ें, पार्ट बी, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। कि अगर ऑब्जेक्ट का वो जो डिस्टेंस पहले था कितना था 19.3, अब वो ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है। अब बताएं इमेज की हाइट कितनी होगी। पहले ऑब्जेक्ट पड़ा था 19.3 सेंटीमीटर, अब ऑब्जेक्ट कितने पर पड़ा है, उससे डबल डिस्टेंस पे, मतलब इसको रेस कर लेते हैं। पहले था P इज इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर, अब आएगा P डैश इज इक्वल टू 2 इंटू P, अब डबल डिस्टेंस हो गया, सो P डैश इज इक्वल टू 2 इंटू आपके पास 19.3, ठीक है। 19.3 को आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 38.6, P डैश क्या आ गया 38.6, P डैश का मतलब डिस्टेंस डबल हो गया। अब निकालनी है, अब कह रहा है अब बताओ हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, वही फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज, इसको डैश कर लेते हैं क्योंकि वो चेंज हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q ओवर P, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट तो सेम रहेगी, सिर्फ डिस्टेंस हमने वेरी किया। अब देखते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू Q ओवर P इंटू HO, ठीक है, P डैश हो जाएगा, सॉरी आप। सो हाइट ऑफ इमेज डैश इज इक्वल टू Q कितना है आपके पास 15.84 डिवाइडेड बाय P डैश, अब 38.6 पुट करना, 19.3 ना पुट कर लीजिएगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 13.2। अब हमने देखना है इमेज की हाइट कितनी है, या उसको कितना उसने मैग्नीफाई कर दिया।
So 15.84 divided by 38.6 multiplied by 13.2, 5.41. ठीक है, आंसर क्या आ गया? 5.41 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर आप बुक से कंपेयर कर लें तो आपके पास सारे आंसर वही आ रहे हैं। ये 5.416 आ रहा है तो ये वो राउंड ऑफ होकर 5.42 हो जाए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इमेज की हाइट पहले से रिड्यूस हो गई है जब ऑब्जेक्ट को हमने और बढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट को ट्वाइस कर दिया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.7। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 12.7। 12.7 में क्या कह रहा है वो? नबीला यूजेस अ कॉन्केव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। रिमेंबर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिस्कस किया था इन केस ऑफ मिरर कि जो स्फेरिकल मिरर है वो एक रेडियस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो उस मिरर कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 38 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है, मान क्या रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। वो कह रहे सबसे पहले कह रहे बताओ फोकल लेंथ क्या होगी मिरर की। उसके बाद नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कि नबीला बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, अपना फेस देखिए वो 50 सेंटीमीटर मिरर से रखा हुआ, मिरर से 50 सेंटीमीटर पर है। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का है, नबीला का डिस्टेंस मिरर से है 50 सेंटीमीटर या स्मॉल p। उसके अलावा वो कह रहा है हमें मांग रहे हैं हमसे फाइंड वेयर विल हर इमेज अपीयर, कि उसका इमेज कहां अपीयर होगा, कितने डिस्टेंस पर अपीयर होगा, मतलब क्यों मांग रहे हो। विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, क्या इमेज अपराइट का मतलब सीधा होगा या इन्वर्टेड या उल्टा होगा। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वही जो हमने एक एमसीक्यूज भी सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, और इसके बाद जो आपका ये वाला डे है, दिस इज वर्क फॉर डे 26। ठीक है, दिस इज द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर। सो हमने उसमें एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि एफ बेसिकली इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, या रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। मैंने आपको बना के भी दिखाया था वो किसके इक्वल होता है, फोकल लेंथ के। तो पहले पार्ट में उसने हमसे कहा है कि फोकल लेंथ निकालो, तो हम क्या करेंगे, जो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। सो r by 2, 38 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 19 सेंटीमीटर। आप देख भी सकते हैं फोकल लेंथ कितनी है, 19 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने Q निकालना है, तो वही लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला जो हम यूज करते आ रहे हैं पिछले न्यूमेरिकल्स में, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। Q निकालनी है तो 1/p वहां जाकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद सिंपल वैल्यूज पुट की हैं। ये जो आंसर आया है किसका आया है, ये आंसर आया है 1/q का। Q का आंसर नहीं आया, इसलिए इसका क्या लेंगे, इसका इनवर्स लेंगे कैलकुलेटर से और आंसर आ जाएगा 30.64 सेंटीमीटर। सो एंड पे उसने पूछा था कि इमेज सीधा होगा, अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। सो आपको पता है कॉन्केव मिरर है, रियल इमेज बनाता है और हमेशा रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। एज मिरर इज कॉन्केव सो इमेज विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, सो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम मूव करेंगे 12.9 की तरफ। 12.8 मैंने अभी स्किप किया है, जब मैं 12.9 आपको करवा दूंगा तब 12.8 आपको खुद समझ आ जाएगा। सिर्फ लेंस का डिफरेंस है। मैंने 12.9 क्यों कराया, क्योंकि इसमें यूज हो रहा है कॉन्केव लेंस और इसमें Q की वैल्यू या F की वैल्यू हमने नेगेटिव में लेनी है। ठीक है, मैं पहले ये सोचा था कि आपको 12.8 करा दूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि 12.9 में आपको मसला हो सकता है, आप हो सकता है फोकल लेंथ पॉजिटिव पुट करें और फिर मसला हो आपको, इसलिए मैं 12.9 करवा रहा हूं। उसमें है कॉन्केव लेंस, 12.8 में है कॉन्वेक्स लेंस। फॉर्मूला सारे सेम है, सिर्फ लेंस का डिफरेंस और साइन का डिफरेंस होगा। तो 12.9 अगर समझ आ गया तो 12.8 आप खुद कर लेंगे। ठीक है, सो 12.9 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, ये हम 2-3 न्यूमेरिकल्स में पहले भी देख चुके हैं कि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी जाती है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। An object 10 centimeter high is placed at a distance of 20 centimeter from a concave lens। ठीक है, अब लेंसेज का शुरू हो गया पार्ट। 10 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर कॉन्केव लेंस के डिस्टेंस पर कॉन्केव लेंस के साथ पड़ा हुआ है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर।
लेकिन उसने लेंस कौन सा दिया है, वही जो शुरू से बात बताता आ रहा हूं, लेंस और मिरर को बड़े गौर से देखना है। लेंस कौन सा दिया है उसने, कॉनकेव लेंस दिया है। कॉनकेव लेंस दिया है तो फिर फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी। आपको पता है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर की नेचर सेम होती है। सो कॉनकेव लेंस में Q भी नेगेटिव बिकॉज वर्चुअल इमेज बनता है, और कॉनकेव लेंस में F भी नेगेटिव बिकॉज फोकल लेंथ भी बिहाइंड द मिरर होती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज होता है इसलिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेते हैं। नीचे मैंने लिख भी दिया कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो बच्चे यही गलती करेंगे, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल करवाया कि वो पॉजिटिव 15 ही लिखेंगे। पॉजिटिव नहीं लेना, आंसर गलत हो जाएगा। कॉनकेव लेंस है, वर्चुअल इमेज बनेगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने हमें बता दिया कि 10 सेंटीमीटर हाई, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ इमेज का बताना है कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, किस तरह का इमेज है, मैग्नीफाइड है, डायमिनिश्ड है, छोटा है, किस तरह का है, वो हम जब कैलकुलेशंस करेंगे फिर हम बताएंगे इमेज की क्या नेचर है। ठीक है, सो हमने क्यू निकालना है, इमेज का डिस्टेंस, और हमने हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। सिंपल, ये पहले भी हम काम करते आए हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/q निकालना है, 1/p वहां जाकर माइनस। ठीक है, अब f बच्चे फिर 15 पुट करेंगे, 15 नहीं पुट करना, दोबारा बता रहा हूं, माइनस में वैल्यू आएगी। -1/15 -1/20। 15 और 20 का एलसीएम ले, आंसर आता है 60। इसको सॉल्व करें, -7/60। -7/60 आंसर है 1/q का। ठीक है, सो इसका इनवर्स ले लेंगे, -60/7। 60 को 7 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा -8.57 सेंटीमीटर। क्यू आ रहा है नेगेटिव में। पहली चीज तो कंफर्म हो गई कि इमेज क्या है, इमेज है वर्चुअल। क्यू नेगेटिव है तो इमेज वर्चुअल ही होगा ना, ये चीज हम डिस्कस करके आए हैं बहुत दफा। और आपको पता है वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होता है, सीधा होता है या इरेक्ट होता है। ठीक है, सो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखते हैं कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, इमेज डायमिनिश्ड है, या इमेज मैग्नीफाई है। कि इमेज का साइज अगर तो मैग्नीफाई होगा इसका मतलब इमेज बड़ा बन रहा है, तो फिर वो मैग्नीफाई होगा। अगर तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से जो 10 सेंटीमीटर है छोटा निकलेगा, तो फिर इमेज डायमिनिश्ड होगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, ये फॉर्मूला पहले भी करके आए हैं। ठीक है, सिंपल यहां से हाइट ऑफ इमेज निकाली है तो वो आई है 4.28 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 और हाइट ऑफ इमेज जो है हमारे पास वो आ रही है 4.28। हाइट ऑफ इमेज कम आ रही है, इसका मतलब है इमेज छोटा बन रहा है, इमेज डायमिनिश्ड बन रहा है, स्मॉल इमेज बन रहा है। तो फाइनली जो उसने हमसे पूछा था कि स्टेट द नेचर ऑफ इमेज, सो इमेज विल बी वर्चुअल क्योंकि क्यू नेगेटिव है, इरेक्ट, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है सीधा, एंड क्या आ जाएगा आपके पास, डायमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल 12.9 हो गया। 12.8 देखें, 12.8 में यही चीजें गिवन है, डिफरेंट वैल्यूज के साथ लेंस चेंज है। मैं पढ़ देता हूं, एक दफा सॉल्व आपने खुद करना है। An object 4 centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of a focal length 8 centimeter. ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस से पड़ा हुआ है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कितना है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव नहीं यूज होगा, अब पॉजिटिव यूज होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज रियल बनता है कॉन्वेक्स लेंस में, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव 8 आएगी। उसी तरह उसने क्यू मांगा और हाइट ऑफ इमेज मांगी और नेचर मांगी है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डायमिनिश्ड आया था, लेकिन वहां पर उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज रियल बनेगा। ठीक है, उसने लिखा हुआ भी आंसर में। देखिए अब क्यू आ रहा है 24 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज आ रही है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज आंसर में आ रही है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इमेज बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाई बन रहा है। सो इसलिए इमेज क्या होगा, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, कैलकुलेशंस मैंने यानी कि वो आपने खुद से परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, सो 12.8 और 12.9 आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 12.10 देखते हैं। 12.10 में कहता है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 6, कॉन्वेक्स है इसलिए हम जो है उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज।
इमेज मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स लेंस भी एक केस में वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और लेंस के बिटवीन में होता है, दरमियान में होता है। तो वो अब ये केस आ गया इस न्यूमेरिकल में। वो कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, कितना? 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेयर मस्ट बी द लेंस प्लेस्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहा है 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो उसने यहां लिखा है उसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में यहां लिख लिया। वो कह रहा है कि जो इमेज है वो 3 गुना ज्यादा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। और हमने पढ़ा है कि जब कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, एफ और लेंस के दरमियान आपका जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब इमेज बड़ा बनता है। कॉन्वेक्स लेंस एक्ट करता है एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, इमेज बड़ा बन जाता है आपके पास। सिंपल माइक्रोस्कोप में यही होता है। सो वो कह रहा है जो इमेज बन रहा है वो 3 times बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। सो मैं इस तरह लिख सकता हूं ना इसको, क्यू की जो इमेज बन रहा है वो 3 times है। 3 times मतलब 3 किससे 3 times है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। सो 3p। ये जो उसने लाइन लिखी हुई है दोबारा पढ़े। A convex lens or focal length 6 centimeter is used to form a virtual image 3 times the size of object. Size of object जो कि क्या है? p. So q is equal to 3p. लेकिन इमेज वर्चुअल है तो यहां q की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में, इसलिए यहां लिख दिया q is equal to -3p। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है where must be the lens placed, कि लेंस को कहां रखा जाए ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, p पूछ रहा है। ठीक है, उसी तरह फॉर्मूला 1/f is equal to 1/p minus 1/q। अब माइनस क्यों हो गया? क्योंकि q की जगह क्या पुट होना है? -3p। असल फॉर्मूला तो ये होता है ना 1/f is equal to 1/p plus 1/q। q की वैल्यू क्या है? -3p। जब -3p हो जाएगा तो 1/f is equal to 1/p minus 1/3p। एलसीएम ले, इन दोनों का एलसीएम लेंगे p और 3p का, आपके पास तो आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास एलसीएम आ जाएगा 3p। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। 3 - 1 2। इसको मैंने सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3p को उधर ले गया, 6 को उधर ले गया, 2 × 6 12, 3p इधर आ गया। हमें क्या चाहिए? p चाहिए। सो 3 को जब 12 को 3 उधर चला जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 12 डिवाइड बाय 3 आंसर विल बी 4। सो p इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो ये आपके पास आंसर आ गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर यहां से q निकालना चाहें तो q कितना आ जाएगा? 3 × p, या 3 उसने मांगा नहीं, वैसे ही बता रहा हूं। q है 3 × p, तो p क्या है? 4। 3 × 4 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 12। ठीक है, सो 12 सेंटीमीटर q की आपके पास q आ जाएगा, लेकिन मांगा नहीं, बता रहा हूं समझाने के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल 12.11 पर। इस चैप्टर के थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इस तरीके से आसान है कि अगर आपको ये पता चल जाए लेंस कौन सा है तो फॉर्मूला तो एक ही हम शुरू वाले न्यूमेरिकल से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 12.11। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आ गई है। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर से एक रे आ रही है लाइट की, इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस। एयर से एक लाइट की रे आ रही है। ठीक है, इस तरह आपके पास एयर से लाइट की रे आ रही है, और ये है लिक्विड की सरफेस, उस पर आकर क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने कहा है कितना है? 35 डिग्रीज। ठीक है, a ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree. So angle of incidence कितना है? 35 डिग्री। उसके बाद कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.25। ठीक है, वो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तो आपके पास लिक्विड का 1.25 है, ठीक है, तो बताएं कि आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, सो टू फाइंड में आ जाते हैं सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और चीज उसने मांगी है आखिरी पार्ट में, ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। इंटरफेस किसे कहते हैं? बाउंड्री को। कि यहां पर ही बनेगा ना क्रिटिकल एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर आपके पास क्या होगा? आपके पास क्या होगा? बेसिकली वहां लिक्विड से एयर में
लाइट ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में बनता है, और उस केस में हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आपके पास ट्रेवल करनी चाहिए। ठीक है, सो उस केस में इस तरह लिक्विड से लाइट ट्रेवल करेगी और एक ऐसा मौका आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 90 डिग्री, तो फिर आपके पास वो पूछा तब क्रिटिकल एंगल बताओ क्या होगा इन दोनों सरफेसेस के दरमियान। ठीक है, सो हमने क्रिटिकल एंगल भी निकालना। सो सॉल्यूशन सबसे पहले हमने निकालना आर। ठीक है, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग Snell's law, n is equal to sin I over sin R। हमने R निकालना है, वो जो R वाली टर्म है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, जो R वाली टर्म है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, n उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, साइन R उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो साइन R इज इक्वल टू साइन I ओवर n। अब जो एंगल दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री, उसका साइन लेना है। ठीक है, सो साइन 35 डिवाइड बाय एन कितना है 1.25 और ये साइन आर। अब जो आंसर आएगा वो साइन आर का आएगा, आर का नहीं आएगा। हमें आर का आंसर लेने के लिए जो इनको डिवाइड करके आंसर आएगा उसका साइन इनवर्स लेना होगा, वो भी आपको कैलकुलेटर में मिल जाता है। सबसे पहले आपको कैलकुलेटर में एक साइन का आपके पास निशान होगा। ठीक है, तो साइन उसको प्रेस करें, अंदर ब्रैकेट खुल जाएगी, उसके अंदर पुट करें 35 और ब्रैकेट को क्लोज करें। ये ब्रैकेट क्लोज करने का भी आपके पास साइन होता है इसमें। ठीक है, उसको क्लोज करें, डिवाइड कर दें 1.25 से, आंसर आ गया 0.45। लेकिन ये आया आंसर किसका? ये आंसर आया साइन आर का, ये आर का आंसर नहीं आया। हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेंगे, जैसे हम एंटी लॉग लेते हैं। सो साइन इनवर्स 0.45। ठीक है, सो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल। आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स कैसे निकालना है वो बताता हूं। शिफ्ट का बटन कैलकुलेटर पे प्रेस करें, उसके बाद साइन का बटन दबा दें, तो आपके पास वो सामने डिस्प्ले पे आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन के ऊपर -1 आ जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगी। अब जिसका आपने साइन इनवर्स लेना है, आपने लेना है 0.45 का। ठीक है, उसको लें, ब्रैकेट क्लोज करें, आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 26.74। ठीक है, 26.74। बुक में आपका आंसर 27.31 है। वो अगर आप पूरी वैल्यू को यूज करते हैं, जो कि इसको डिवाइड मैंने से 0.45 लिया, तो हो सकता है आपका आंसर ठीक आ जाए। दोबारा कर लेते हैं, साइन 35 डिवाइडेड बाय 1.25, 0.4588। ठीक है, सो साइन इनवर्स 0.4588 का ले लेते हैं 27.3। ठीक है, सो उसने यहां पर जो हमें दिया हुआ है वो कितना है 27.309 आ रहा है, तो 30 राउंड ऑफ हो जाएगा, 31 डिग्री हो जाएगा। सो आर की भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा 27.31 डिग्री। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा हुआ था कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यूज भी निकालो। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक फॉर्मूला बताया था किस तरह से निकालते हैं क्रिटिकल एंगल। एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था आपके पास, साइन C इज इक्वल टू N2 ओवर N1। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, साइन C इज इक्वल टू N2 ओवर N1। अब जब क्रिटिकल एंगल होगा तब लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम से रेडियल मीडियम में, और डेंसर मीडियम कौन सा है, वो जो उसने स्टेटमेंट में लिक्विड सरफेस बताई है, लिक्विड डेंसर मीडियम है, वो एयर में ट्रेवल करेगा, तो लिक्विड हो जाएगा हमारे पास N2। ठीक है, N2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ठीक हो गया, और N1 क्योंकि वो एयर में ट्रेवल करिए, N1 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी आपके पास N2 होगा एयर, N2 होगा आपके पास एयर, और N1 आपके पास होगा क्योंकि वो लिक्विड से ट्रेवल कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास।
जिससे स्टार्ट हो रही है ट्रेवल करना वो N1 होगा, जो कि क्या है, लिक्विड, और जिसमें जा रही है वो क्या है, N2 एयर। ठीक हो गया। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। साइन C इज इक्वल टू N2 क्या है, N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये मैंने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। ये आपने बात याद रखनी है, एयर का रिफ्रैक्टिव, क्योंकि न्यूमेरिकल में नहीं दिया, ये याद रखने वाली बात है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। डिवाइडेड बाय N1 क्या है, ऑफ लिक्विड, लिक्विड का है 1.25, उसने हमें दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करें, 1 over 1.25, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.25, आंसर इज 0.8। ये आंसर आया साइन C का, C इज क्रिटिकल एंगल। साइन C का आंसर नहीं चाहिए, C का चाहिए, तो साइन इनवर्स ले लेंगे। ठीक हो गया, साइन इनवर्स ले लेंगे। सो इसी जिस तरह मैंने आपको शिफ्ट दबाया साइन का बटन और 0.8 उसमें लिख दें, तो आंसर आ गया आपके पास क्रिटिकल एंगल का 53.13 डिग्री। ठीक है, आपके पास बुक में भी यही वाला आंसर मौजूद है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्रिटिकल एंगल। इसमें बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि N1 क्या है, N2 क्या है। N1 जहां से जा रही, उसने न्यूमेरिकल में हमें बताया था कि एयर से एंटर हो रही है और लिक्विड में आपके पास जा रही है। ठीक है, उससे हमने फिर वो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन निकाला था। लेकिन अब जब उसने क्रिटिकल एंगल मांगा है, इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में जाएगी, और डेंसर क्या है, लिक्विड, और रेयर क्या है, एयर। सो N1 होगा लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N2 होगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, डेरिवेशन में आपको करवा चुका हूं, तो ये आपके पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर आपके पास आ जाएगा 12.12। ठीक है, उसके लिए हम ये वाला रेस कर देंगे पार्ट। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा अब इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आपने करना है। ठीक है, सो अब हमारे पास है 12.12। क्या कहता है जी, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 5D। पावर ऑफ लेंस का टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें यूनिट क्या था, पावर ऑफ लेंस का डायऑप्टर, या इसे हम कैपिटल D से शो करते हैं। सो पावर P से इज इक्वल टू 5D डायऑप्टर। At what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed। ठीक है, पिछले हमने न्यूमेरिकल 12.10 में उसने कहा था कि विर्चुअल इमेज बन रहा है 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां डिफरेंट कर दिया, उलट हिसाब कर दिया, उसने कहा है रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है 2 times larger image is formed। ठीक है, At what distance the object should be placed from the lens, के ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस हो लेंस से, इस तरह के so that its real and 2 times larger image is formed। 2 times larger image का मतलब क्या है कि अगर तो इमेज Q है, इमेज का डिस्टेंस होता है Q, अब वो कह रहे हैं कि रियल इमेज बन रहा है 2 times, ऑब्जेक्ट से 2 times बन रहा है। इसका मतलब क्या, जैसे वहां हमने लिया था, वहां हमने क्या लिया था, Q इज इक्वल टू -3P। ठीक है, यहां हम लेंगे P इज इक्वल टू स्मॉल p है, कैपिटल P, इसको इस तरह लिख लें, P इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है, या Q इज इक्वल टू 2P। ठीक है, जो इमेज बन रहा है वो 2 times किससे बन रहा है, ज्यादा ऑब्जेक्ट से बन रहा है। जिस तरह वहां था Q इज इक्वल टू -3P, माइनस क्यों लिखा था वहां, क्योंकि विर्चुअल इमेज था इसलिए माइनस, और 3 क्यों लिखा था, क्योंकि 3 times बड़ा बन रहा था। यहां पर वो कह रहे हैं रियल इमेज बन रहा है इसलिए पॉजिटिव आएगा, और 2 times ऑब्जेक्ट से ज्यादा डिस्टेंस बन रहा है तो इसलिए 2P आ जाएगा। 2 times बड़ा बन रहा है इमेज ऑब्जेक्ट से, इसलिए 2P लिखा है। वो हमसे क्या मांग रहे हैं, वो हमसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मांग रहे हैं। सो टू फाइंड, में आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। सॉल्यूशन, सबसे पहले अगर हम वो इक्वेशन यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, तो उसमें सिर्फ हमारे पास इस वक्त ना q प्रेजेंट है, q इज इक्वल टू 2p।
फोकल लेंथ नहीं है हमारे पास। जिस तरह वो 12.7 न्यूमेरिकल में हमने किया था, उसमें हमने क्या किया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन था, उसको 2 से डिवाइड करते थे तो फोकल लेंथ आ जाती थी। यहां भी फोकल लेंथ इनडायरेक्टली आपको गिवन है, आप फोकल लेंथ निकालेंगे पावर से, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो डायोप्टर होता है वो होता है 1 मीटर इनवर्स के इक्वल। वो किसके इक्वल होता है? 1 मीटर इनवर्स के इक्वल, ठीक है। हम जितनी भी यहां लेंस निकाल रहे हैं वो सेंटीमीटर्स में निकाल रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज बड़े ध्यान से आप लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, अंदर लिख लें इन मीटर्स। एफ जो आती है वो मीटर्स में आती है, जो आंसर आएगा उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो ये बच्चे गलती करते हैं। एक दफा एक स्टूडेंट ने 1-2 साल पहले मैंने ही पढ़ाया था, गलती कर दी थी कि वो जो आंसर आया था फोकल लेंथ का, ठीक है, उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट नहीं किया था, तो जो फाइनल पी का आंसर आया था वो भी गलत आया था, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने बुक का आंसर ही आपका मानना है, ठीक है, जो बोर्ड में भी होगा। सो इसलिए जो अभी फोकल लेंथ आएगी इस पावर 5d से, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? बिकॉज वो मीटर्स में आएगी, उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 ओवर f, ठीक है। सो f उधर चला जाएगा, 1 ओवर 5 आ जाएगा। 1 ओवर 5 होता है 0.2 मीटर्स में आएगा आंसर। अब ये मीटर्स वाले आंसर को किस में कन्वर्ट करेंगे? हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर्स में। सो f इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100। सो f कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर्स। f कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास f भी है, q भी है, हमने p निकालना। अब हम निकाल लेंगे 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। q की जगह क्या पुट करेंगे? 2p। 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर 2p। रियल है इसलिए प्लस ही आएगा, रियल इमेज बन रहा। अब इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें, 2p यहां आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 1, ठीक हो गया। 1 ओवर 20 इज इक्वल टू 3 ओवर 2p। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 2p 20 इंटू 3 क्या आ जाएगा आपके पास? 60, ठीक है। अब आपने p निकालना है तो 2 वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2 जब वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 60 डिवाइड बाय 2 आंसर विल बी 30। सो p आपके पास क्या आ जाएगा? इसको आगे लिख लेते हैं, p आपके पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। p आपके पास आंसर क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर। कैसे? बिकॉज जो इमेज बन रहा था वो 2 टाइम्स लार्जर बन रहा था ऑब्जेक्ट से, तो हमने लिख दिया q इज इक्वल टू 2p। फोकल लेंथ नहीं थी, उसको हमने पावर से निकाल लिया, लेकिन वो फोकल लेंथ आई वो मीटर्स में आई, क्योंकि डायोप्टर मीटर्स में होता है। सो उसको सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.2 इंटू 100 20। उसके बाद सॉल्व किया और आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर्स। इस तरह आपके ये न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हुए। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आपने अगर नहीं एक दफा समझ आई तो बार बार वीडियो को देखें, पहले एक दफा समझ लें फिर इसको नोट करें। और जो 2 न्यूमेरिकल्स 12.4 और 12.8 मैंने आपको खुद करने को दिया, उनकी भी खुद से प्रैक्टिस करें। रे डायग्राम्स की पहले ही बता चुका हूं, प्रैक्टिस करें। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आई, ये आ जाता है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में। इस तरह आपका यहाँ तक चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया और आज का इसी तरह हमारे पास लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और क्यूरी इन दिस लेक्चर, यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू अ नंबर विच विल बी गिवन टू यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में सॉल्व किया जाएगा। आज के लेक्चर हमारे यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।